प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका अगर बोर्ड का पेपर 25 फरवरी को है तो 25 फरवरी के दिन आपको ये नियम जरूर तैयार करने हैं। मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको आज की क्लास के अंदर हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, संयोजकता आवन सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये 6 सिद्धांत जो आपके बोर्ड में केमिस्ट्री के पेपर में 100% चांस होते आने के, मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करूंगा। और अगर आपको अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं आता है तो क्लास के बाद आपको 100% ये सभी नियम याद हो जाएंगे, क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएंगे। तो प्यारे भाई बहन, मैं शुरुआत कर देता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। अरे भाई बहन, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है, सभी नियम है आपके लिए और सभी नियम केमिस्ट्री के सबसे चुने हुए नियम है। पहला नंबर क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला नंबर नियम क्या बोलता है कि हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी की नियम की सीमाएं क्या होती हैं, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है भाई। हेनरी का नियम क्या होता है आपको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा जो होगा कोल्ड ड्रिंक का। भाई आप कोल्ड ड्रिंक आपने कभी ना कभी तो पी होगी, आप गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक को पीते होंगे। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, मीठा मीठा पानी होता है और पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अब पानी के अंदर गैस कैसे घुल गई भाई, तो वही कंसेप्ट जो है, वही जो नियम है, वही थ्योरी जो है, उसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉस, को ही हम बोलते हैं हेनरी का नियम। अब कैसे कैसे क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। हेनरी ने क्या बोला, हेनरी एक साइंटिस्ट है, हेनरी ने क्या बोला कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर जो है वो स्थिर होना चाहिए, तापमान जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव की, द्रव का मतलब है कोई लिक्विड है। भैया समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, द्रव का मतलब है कि मेरे पास एक कटोरा पानी है, या मैं एक ग्लास पानी ले लूं या एक बीकर पानी ले लूं। मैंने यहां पर लिया एक बीकर पानी का। अब इस पानी में ले लिया भैया, इसके अंदर आपने क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। भाई इसके अंदर मेरे पास पानी है, सिंपल वे में आपको दिखा दिया कि ये यहां पर पानी है। अब मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर गैस को डालूंगा। कौन सी गैस डालूंगा भैया, अगर हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है तो हमें बनाना है यहां कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पानी के अंदर जब मैं CO2 डालकर घोलूंगा, और गैस तो आसानी से नहीं घुलेगी, गैस पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलेगी। गैस पानी के अंदर कैसे घुलेगी, ऊपर से जब मैं पिस्टल से एक दाब लगाऊंगा। ऊपर क्या है भाई, ऊपर मैंने यहां पर एक पिस्टल लगा दी है, पिस्टल, और पिस्टल से क्या करूंगा, इस पर दबाव डालूंगा, इस पर दबाव डालूंगा। मतलब दबाव जितना लगाऊंगा, मतलब क्या है कि जितना मैं दाब लगाऊंगा, जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा, उतनी ही तो गैस घुलेगी भाई। सिंपल वे में जितना मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा उतनी ही ज्यादा दाब, उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो गैस ज्यादा घुलेगी, अगर मैं कम प्रेशर लगाऊंगा तो गैस जो है वो कम घुलेगी। सिंपल वे में जो दाब जो है वो समानुपाती किसके है, विलेयता के। याद रखना, जो सॉल्युबिलिटी है, गैस के घुलने की क्षमता, जो गैस है पानी के अंदर कितनी घुलेगी वो उसके प्रेशर पर डिपेंड करती है। यानी कि प्रेशर अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो पानी के अंदर गैस ज्यादा घुलेगी। याद रखना, वही नियम है, बस यही नियम है। अगर आपको खेलते खेलते नियम को सीखना हो तो ऐसे पढ़ो भाई, मैं ऐसे पढ़ाता हूं, बस इस तरीके से खेलते खेलते सीखो कि स्थिर ताप पर किसी द्रव की, मतलब इस पानी की गैस की विलेयता, पानी में जो हम CO2 डाल रहे हैं, CO2 गैस की विलेयता जो है उस पर लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, सिंपल वे में। और यही हमारे पास हेनरी का नियम कहलाता है। क्या कोई दिक्कत परेशानी इसमें हुई आपको? मैं तो समझता हूं कोई दिक्कत परेशानी आपको यहां तक नहीं हुई होगी। एक बात और याद रखनी है आपको, यहां पर सीमा और अनुप्रयोग भी करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर इसका सूत्र भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, KH इंटू एक्स होता है। P बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या हेनरी का फॉर्मूला है, हेनरी भाई साहब का फॉर्मूला है। भाई P क्या है, KH क्या है, X क्या है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया P क्या है, KH क्या है, X क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा क्लास के अंदर कि P क्या होता है। P का मतलब क्या है, P का मतलब है दाब, P का मतलब क्या है, प्रेशर, P का मतलब प्रेशर, KH का मतलब है हेनरी नियतांक। तो KH का मतलब क्या होता है, KH का मतलब होता है हेनरी, बोले तो हेनरी, उसके बाद नियतांक, हेनरी स्थिरांक बोल दो या हेनरी नियतांक बोल दो, बस एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। X का मतलब क्या है, X का मतलब है मोल प्रभाज भाई, X का मतलब क्या होता है, मोल
प्रभाज्य या मोल भिन्न, सिंपल वे में। तो हमने आपको क्या बता दिया कि फॉर्मूले में कौन सी क्या चीज है, सभी का प्रतीक आपको बता दिया। क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है कि सीमा बताइए कि हेनरी का नियम कब कब लागू नहीं होता है, या फिर हेनरी का नियम कब लागू होता है। उसके बाद हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आपको बताने हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मजे से इनको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि सीमाएं। तो पहली सीमा, ध्यान से सुनना, चीजों को अगर आप दिमाग को, दिमाग डेटा को खोल के बैठोगे ना, तो यहां से जब पढ़ोगे ना, तो यहां पर अपने आप फिट हो जाएगा, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं देने। क्या है पहली सीमा क्या है, आपको पहली सीमा क्या है कि राउल्ट, जो हमारे पास हेनरी का नियम है, ये केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यह नियम क्या लिखोगे, बिल्कुल मेरे साथ लिखो, मेरे साथ रिवीजन करो। यह नियम जो होता है वो केवल और केवल तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर, तनु विलयन पर लागू होता है। तो यह नियम तनु विलयन पर ही लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। इसका पहला पॉइंट क्या है कि तनु विलयन पर ही लागू होता है, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। सेकंड नंबर इसका पॉइंट क्या भाई, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि इस नियम में जो भी नियम हम लगा रहे हैं, जो हम दाब लगा रहे हैं, वो दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दाब जो है वो इस नियम में बहुत कम होना चाहिए। तो इस नियम में दाब जो है वो निम्न होना चाहिए, मतलब निम्न दाब होनी आवश्यक है। मतलब ज्यादा दाब लगाएंगे तो पूरी खुल जाएगी, और ऐसा भी हमें नहीं करना। तो निम्न दाब होना चाहिए, मतलब निम्न दाब होना चाहिए, ये भी इसका एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। विलयन जो है वो तनु होना चाहिए। जो दाब है, जो इसका प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने देख लिया, इसकी दो सीमाएं हमने देख ली भाई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में, कि हेनरी का नियम कहां पर लागू होता है और हेनरी का नियम कहां पर लागू नहीं होता। तो अब इसकी हम एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं, इसके अनुप्रयोग को देखने वाले हैं। अनुप्रयोग क्या है भाई, इसके अनुप्रयोग कहां है, वहां करते हैं। हेनरी का नियम कहां कहां पर लगाते हैं, हेनरी का नियम कहां कहां पर लगता है। पहला नियम, हमारा हेनरी का पहला जो एप्लीकेशन है वो कहां पर लगता है। मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा और आपको और चीज समझ में आएगा मजे से। कहां लगता है, अनुप्रयोग क्या है। जो आपने गोताखोर देखे होंगे, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं, समुद्र में गोताखोरी करते हैं। तो गोताखोर के द्वारा सांस लेना, पानी के अंदर सांस ले रहे हैं। अब पानी के अंदर वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पानी में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस में भी हम हेनरी का नियम ही यूज करते हैं। तो क्या होता है, गोताखोर द्वारा, किसके द्वारा, गोताखोर के द्वारा, गोताखोर के द्वारा। पहला नियम, पहला इसका अनुप्रयोग है गोताखोरों के द्वारा। दूसरा भाई क्या है, दूसरा बहुत सिंपल है भाई। दूसरा कौन सा है कि आप अपने घरों में देखते होंगे, आप अपने आसपास पड़ोस में दुकानों पर देखते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, एक बिल्कुल एक हमारे पास एक मीठा पानी होता है, एक स्वीट वाटर होता है, और उस पानी के अंदर CO2, जनरली CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। तो उसमें भी हम किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, किस थ्योरी का यूज करते हैं, हेनरी का। तो सिंपल वे में शीतल पेय बनाने में, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, शीतल पेय के निर्माण में, बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स को बनाने में, सिंपल वे में हमने इसके दो एप्लीकेशन देख लिए। बस ऐसे ही तैयारी करनी है, बस इस तरीके से ही पढ़ो, तभी मजा आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीमाएं और इसके अनुप्रयोग को भी आराम से देख लिया होगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट भाई साहब के नियम की तरफ चलते हैं, उसको भी मजे से डिस्कस करते हैं। प्यारे भाई बहन, हम आ चुके हैं अपने दूसरे नंबर के नियम की तरफ, जो कि है राउल्ट का नियम। तो अब हम राउल्ट के लॉ पर डिस्कस करने वाले हैं कि राउल्ट भाई साहब ने क्या बोला, हेनरी भाई साहब ने जो बोला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब राउल्ट जी की बात पर आओ। राउल्ट जी क्या बोलते हैं कि किसी विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर, मतलब क्या है भाई, हमारे पास है विलायक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास पानी है, पानी हमने ले लिया, पानी है, हमने यहां पर पानी ले लिया, पानी है सिंपल में। पानी में क्या डाल रहे हैं, आवासशील विलेय डाल रहे हैं। पानी में हम क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल दी, पानी में हमने चीनी को डाल दिया, पानी में हमने चीनी को डाल दिया। अब क्या बोल रहा है, अब इन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई विलायक है, बोले तो पानी है, उसमें आपने आवासशील विलेय बोले तो चीनी को डाल दिया, तो विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा, वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यानी कि P नॉट ए माइनस PA अपॉन P नॉट
ए। ये क्या होता है? ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो क्या इन्होंने सूत्र दिया कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स इन एक्स बी। एक्स बी का मतलब विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये किसने बोला था? ये राउल्ट साहब ने बोला था, राउल्ट भाई साहब ने बोला था। राउल्ट हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला था। हमने देख लिया नियम आसान है, नियम आसान है भाई। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं राउल्ट की सीमाएं क्या क्या हैं। राउल्ट भाई साहब की कहां कहां पर लिमिटेशंस है, कहां कहां पर इन्होंने गलतियां की हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अरे भाई बहन, हम लोग देख लेते हैं राउल्ट्स के नियम की सीमाओं की तरफ कि क्या सीमाएं होते हैं राउल्ट्स की। सिंपल वे में डिस्कस करेंगे सीमाओं के ऊपर। पहली सीमा क्या है? फर्स्ट नंबर इसका सीमा क्या होगी कि जैसे मैंने आपको हेनरी के नियम में बताया कि हेनरी का नियम जो होता है वो केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, तो सेम वही सीमा इनकी भी है कि इन्होंने भी बोला कि जो इनकी सीमा होगी वो क्या होगी कि यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। क्या है कि यह नियम जो होगा, यह नियम जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम भी जो यह नियम है केवल तनु विलयनों पर लागू होगा। केवल क्या होगा? केवल तनु विलयन पर लागू होगा। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे तनु विलयनों पर ही लागू होता है, पर ही लागू होता है। जो राउल्ट्स की सीमा होगी वो क्या होगी कि यह नियम केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। पहला इसका सीमा ये होगी। दूसरी सीमा क्या होगी? इसकी दो सीमाएं आपको याद रखनी है। दूसरी सीमा क्या है कि यह नियम, कौन सा? राउल्ट का नियम। तो यह नियम क्या लिखोगे आप कि यह नियम विद्युत अपघट्ट का विलयन है, उस पर लागू बिल्कुल नहीं होता। तो यह नियम जो है वो विद्युत अपघट्ट के विलयन पर, वैद्युत अपघट्ट, यह नियम जो है वो वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता। वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता भाई। लागू जो है वो लागू बिल्कुल नहीं होता सिंपल वे में। तो ये नियम जो है केवल तनु विलयनों पर लागू होता है और यह नियम जो है वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर लागू नहीं होता। तो इस चीज को आप याद रखना। चीजें आपको समझने के लिए आवश्यक हैं। चीजों को समझोगे चीजें आसान बनेंगी, और चीजों को रटोगे तो चीजें आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी। तो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे तीसरे नंबर के लॉ की तरफ, जो क्या होने वाला है हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमसे क्या बोलता है? कोलराउस का नियम। देखो जो नियम इंपॉर्टेंट है मैं सारे कराऊंगा। कोलराउस भाई साहब का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। क्या है कि कोलराउस का नियम, इसको देख लेते हैं, मजे से डिस्कस कर लेते हैं। कोलराउस ने क्या बोला कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होगी उसके धनायनों व उसके ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको इसके अनुप्रयोग भी बताऊंगा, मैं इसकी परिभाषा भी बताऊंगा, इसका सूत्र भी बताऊंगा। पहला, इसमें अनुप्रयोग क्या बोलता है कोलराउस का नियम कि अनंत तनुता पर, क्या लिखोगे आप कि अनंत तनुता पर, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आप रिवीजन करोगे इस चीज का। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, क्या लिखोगे? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता जो होती है वो उसके धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। तो अनंत तनुता पर किसी दुर्बल अपघट्ट की मोलर चालकता, जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है, जो उसकी मोलर चालकता है, बोले तो लैम्डा एम इन्फिनिटी, क्या होगा भाई कि लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होगा वो क्या होगा? उसके धनायन क्या होंगे? उसके धनायन जो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक धन का आयन होगा, एक ऋण का आयन होगा। उसके धनायनों, उसके जो धनायन होंगे उसके धनायन, उसके धनायन तथा ऋणायन की, धनायन मतलब लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव, पहला ये, तथा ऋणायन, तथा क्या होगा? तथा ऋणायन, ऋणायन का मतलब हो गया लैम्डा एम इन्फिनिटी, तथा क्या होगा? तथा ऋणायन, ऋणायन बोलो तो लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ऋणायन की योग के बराबर होती है, ऋणायन के योग के बराबर होती है, योग के बराबर सिंपल वे में होती है। योग के बराबर क्या होती है? योग के बराबर होती है। मतलब इसका सूत्र क्या है? सूत्र भी समझो। सूत्र इसका क्या होगा कि लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव, क्या होगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर क्या होगा कि लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी
नेगेटिव। बस ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी नेगेटिव। इतना आपने देख लिया कि नियम क्या है, अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग देख लो। उसके बाद अब मैं डिस्कस कर दूं इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस कहां होंगे, कि इसका नियम कहां पर लागू होगा वो देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि मोलर चालकता ज्ञात करने में, पहला इसका अनुप्रयोग क्या होगा, मोलर चालकता जो होती है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता ज्ञात करने में, किसमें, मोलर चालकता ज्ञात करने में ज्ञात करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, जल का जो आयनिक जो गुणनफल है, आयनिक गुणनफल जो है उसका ज्ञात करने में, आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, सिंपल वे में आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। तो दो इसके हमने एप्लीकेशंस देख लिए। अगर आपको तीसरा एप्लीकेशन भी लिखना है तो क्या लिखोगे, वियोजन की कोटि को ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि की गणना करने में, तीसरा अनुप्रयोग। लेकिन मेरे ख्याल से आप दो ही याद रखना क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है। अब आप कम याद रखोगे तो आपको लंबे समय तक और अच्छे से याद हो पाएंगी चीजें। तो मैंने तीसरे नंबर का नियम भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत और हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आपकी स्क्रीन के पीछे अब मैं डिस्कस करने वाला हूं संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसको हम बीबीटी के नाम से भी जानते हैं। किससे, बीबीटी। बीबीटी का मतलब होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्या होता है इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पहला नंबर पॉइंट क्या होता है कि किसी संकुल यौगिक में, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु में जो उपसह संयोजक संख्या होती है उसके बराबर होती है जितने उतने रिक्त कक्षक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो किसी भी यौगिक की जो उपसह संयोजक संख्या होगी वो उसमें रिक्त कक्षकों के बराबर होती है। एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूं तो आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने एग्जांपल दे दूं K4, उसके बाद Fe आपके पास है, फिर उसके बाद Cn का होल 6 ये है। तो इसमें कितने लिगेंड्स हैं, लिगेंडों की संख्या क्या है, साइनाइड लिगेंड है, मतलब 6 लिगेंड है, मतलब इसकी उपसह संयोजक संख्या जो है वो 6 हो जाएगी, मतलब इसमें रिक्त कक्षकों की संख्या 6 हो जाएगी। ये है कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है, इसका सेकंड नंबर पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत का, क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक जो लिगेंड से भरे हुए होते हैं और अति व्यापित करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। जिससे क्या बनता है, जिससे सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, याद रखना, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट है, याद करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट है। तीसरा, थर्ड नंबर पॉइंट हमारा क्या बोलता है, थर्ड नंबर पॉइंट को देख लो। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु बिल्कुल अच्छे से भरे हुए हैं तो कक्षक लिगेंड के अतिरिक्त कक्षक से अति व्यापन करता है। क्या करता है, अति व्यापन करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 3 पॉइंट्स आपको याद हो गए। बस आपको 3 पॉइंट्स कम से कम याद रखने हैं, लास्ट टाइम है, आप अंतिम समय में बहुत कम याद रखोगे और इतना मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप आराम से एग्जाम में करके आ पाओ। तो इतना आपको कर लेना है, बिल्कुल आपको भूलना, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अब हम बात करेंगे बर्नर सिद्धांत, बर्नर की थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। बर्नर कौन है, ये भी साइंटिस्ट हैं और इस उपसह संयोजक यौगिक जो होते हैं आपके, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु की संख्या जो होती है, जो उसकी ऑक्सीजन संख्या होती है वो 2 तरीके की होती है। परमाणु की जो संयोजकता होगी वो 2 प्रकार की होती है, मतलब पहली होती है आपके पास प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। कौन कौन सी है भैया, डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, क्या क्या इसमें पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला आपकी होगी प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता में क्या याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है। पहला पॉइंट क्या कि ये रेडाइन द्वारा संपन्न होती है। जो आपके पास बर्नर सिद्धांत होता है, बर्नर सिद्धांत के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी 2 संयोजकताएं होती है, पहली प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो रेडाइन द्वारा संतुष्ट होती है और ये विलयन में आयनित हो जाती है। उसके अलावा ये बिंदु के द्वारा दर्शाई जाती है, कौन सी, बिंदु रेखा के द्वारा दर्शाई जाती है। और उसके साथ साथ चौथा पॉइंट क्या है कि प्राथमिक संयोजकता में जुड़े आयन को कोष्टक में बराबर रखा जाता है, जिसमें उसकी जो उपसह संयोजक संख्या जो होती है उसके बराबर ही होती है। द्वितीय संयोजकता में क्या होता है, सेकेंडरी बैलेंसी में क्या होता है कि यह धन आयन द्वारा संपन्न होती है, उदासीन आयन द्वारा संपन्न हो सकती है। द्वितीय संयोजकता जो है वो निश्चित होती है, जिसे उपसह संयोजक संख्या भी कहते हैं और इसे हम सतत रेखा के थ्रू दर्शाते हैं। किसके, बिल्कुल कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू दर्शाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि द्वितीय संयोजकता के द्वारा जो होता है वो लिगेंड व उसके केंद्रीय परमाणु के साथ कोष्टक के अंदर रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको आज की क्लास के अंदर नियम सिद्धांत बढ़िया बढ़िया कराए, तो अगर आप इनको भी करके एग्जाम में जाओगे तो
बढ़िया आपका रिवीजन होगा, बढ़िया तरीके से आप नंबर 4 कर आ पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में। सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए और सभी लोग मस्त रहिए।